नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा में लोक प्रशासन बहुत ही रुचिकर और बहुत ही अंकदायी टॉपिक है। और आप नए कैंडिडेट हैं तो आप लोक प्रशासन है क्या, लोक प्रशासन के सिलेबस में क्या है, और सरल तरीके से आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप परिचय के रूप में लोक प्रशासन समझ सकें। दोस्तों, लोक प्रशासन यूँ समझ लीजिए, जैसे कहते हैं ना, आलोचक ये कहते थे राजनीति विज्ञान की खुरचन है। मैं तो ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से निकला हुआ एक विषय है, एक सामाजिक विज्ञान है। तो अमेरिका में वुड्रो विल्सन ने किताब लिखी थी और उन्होंने एक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एक लिखा, लोक प्रशासन जो है ना राजनीति शास्त्र से अलग है और एक स्वतंत्र विषय है। कारण क्या है कि राजनीति नीति निर्माण से संबंधित है, उसको जो क्रियान्वयन का काम है, जो इफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ में जो इसको क्रियान्वित करता है, वो जो तंत्र है वही लोक प्रशासन है। और वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। ये वुड्रो विल्सन वही है जिन्होंने शांति के सिद्धांत दिए थे। वुड्रो विल्सन के सिद्धांत आप राजनीति विज्ञान और इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में कैसे विकसित हुआ और कौन कौन से विचारक है। तो सबसे पहले हम विचारकों को आज देख लेते हैं। चर्चा लाइन के अंदर एक एक विचारक कैसे विचार हैं उनके, किस तरीके की उनकी विचारधारा है। तो वुड्रो विल्सन को मैंने बता दिया, ऐतिहासिक विचारधारा है, संस्थागत है, शास्त्रीय विचारधारा है, पुरानी विचारधारा से संबंधित है। और ये कहते हैं इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, रिजल्ट ओरिएंटेड, ये जो लोक प्रशासन की प्रकृति है। और जो आपके पाठ्यक्रम में है जिससे संबंधित पूछते हैं, फिर लोक प्रशासन के विकास का जो पहला चरण था ना, उसमें तो वुड्रो विल्सन हो गए, आपके एल.डी. वाइट हो गई और गुडनव हो गए। इन्होंने कहा कि राजनीति और जो प्रशासन है दोनों ही अलग अलग है, क्योंकि राजनीतिक का जो क्षेत्र है ना, वो विशेषज्ञ नहीं है, जबकि लोक प्रशासन अपने काम के जानकार है। राजनीति का कार्यकाल स्थायी नहीं है, इनका कार्यकाल स्थायी है। इनकी राजनीति की प्रकृति राजनीतिक है, इनकी प्रकृति एक्सपर्ट जो प्रकृति है। इस तरीके से उन्होंने अंतर बताया। और एल.डी. वाइट ने तो किताब लिखी थी इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन की, जिसे 1926 के अंदर लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक होने का दर्जा भी उनको हासिल है। और एल.डी. वाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे समस्त काम आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना है। तो ये पहले चरण के अंदर राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण की बात कही गई थी। और दूसरा चरण जो है उसमें सिद्धांतों की बात कही गई। पहले ये कहा जाता था साहब लोक प्रशासन एक विज्ञान नहीं है, उसके पास में सिद्धांत नहीं है, इसलिए लोक प्रशासन एक विषय नहीं हो सकता। तो दूसरे चरण के अंदर ये कहा गया है कि लोक प्रशासन के पास में बहुत सारे सर्वमान्य सिद्धांत है, जैसे पद सोपान हो गया, आदेश की एकता हो गया, नियंत्रण का विस्तार हो गया, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, इस तरीके के बहुत से सिद्धांत है जो लोक प्रशासन के पास में है। तो इस चरण के अंदर कौन कौन थे उनका एक इंट्रोडक्शन देता हूं। इस चरण के अंदर सिद्धांतों का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ द प्रिंसिपल, इस चरण के अंदर ये कहा गया। हेनरी फ्योल प्रबंधन के जनक माने जाते हैं। हेनरी फ्योल ने ये कहा कि प्रशासन हो या प्रबंधन हो, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ गतिविधियां ऐसी होती जो समान रूप से लागू हो सकती है, चाहे लोक प्रशासन हो और चाहे निजी प्रशासन हो। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में हेनरी फ्योल ने कहा कि मैं कोई अंतर नहीं मानता, जबकि इससे पहले जोसेफ स्टाम्प, एप्पलबी और हर्बर्ट साइमन ये कह चुके हैं कि लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में अंतर है, क्योंकि लोक प्रशासन की प्रकृति राजनीतिक है। लोक प्रशासन राजनीतिक नियंत्रण के अंदर काम करता है, लोक प्रशासन विधायी नियंत्रण के अंदर काम करता है। लोक प्रशासन की जो प्रकृति है ना, वो कुछ भ्रष्टाचार, कुछ लाल फीताशाही, कुछ नकारात्मक गुणों से युक्त है, जबकि निजी प्रशासन के अंदर ऐसा नहीं है। लोक प्रशासन सबके साथ में एक रूपता का व्यवहार करता है ना, और लाभ के लिए काम नहीं करता, जबकि निजी प्रशासन लाभ के लिए काम करता है। तो हेनरी फ्योल ने ये कहा कि मेरे लिए लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक है, और प्रबंधन के जो तत्व है, यानी नियोजन हो गया, संगठन हो गया, निर्देशन हो गया, नियंत्रण हो गया, समन्वय हो गया, ये पीओसीसी तत्व जो है ये सब जगह समान रूप से लागू है। इसके अलावा हेनरी फ्योल ने कहा कि कोई भी संगठन हो, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, तकनीकी गतिविधियां, वाणिज्यिक गतिविधियां, वित्तीय गतिविधियां, लेखांकन गतिविधियां और सुरक्षा गतिविधियां, प्रबंध की गतिविधियां, ये जो 6 गतिविधियां हैं, चाहे लोक प्रशासन हो और चाहे निजी प्रशासन हो, सब जगह लागू होती है। ये हेनरी फ्योल ने बात कही थी। इसके अलावा हेनरी फ्योल पद सोपान का जो था उसका बहुत ज्यादा समर्थक था और आदेश की एकता का बहुत ज्यादा समर्थक था। पद सोपान क्या है? जैसे पुलिस का तंत्र अपन बात लेते हैं, कांस्टेबल, एएसआई, एसआई,
है ना, डिप्टी, एडिशनल एसपी, एसपी। तो ये एक हायरार्की क्रम है। तो हायरार्की क्रम क्या है? हायरार्की क्रम को आप यूं कहिए कि लोक प्रशासन का वह सिद्धांत है जिसके अंदर संगठन के अंदर उच्च स्तर और निम्न स्तर के प्रत्येक अधिकारी के अधिकार, कार्य और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया जाता है। यह है पद सोपान का सिद्धांत। हेनरी फ्योल इसके बहुत ज़्यादा समर्थक है, लेकिन हेनरी फ्योल ने कहा कि पद सोपान का जो फॉर्मूला है ना, इसमें दोष बहुत हो जाते हैं, क्योंकि लाल फीता सही है, देरी हो जाती है, थ्रू द प्रॉपर चैनल काम होता है तो समय बहुत लगता है। तो उन्होंने एक लेवल जंपिंग है ना के लिए गैंगप्लैंक फॉर्मूला दिया, जिसके अंदर एक व्यक्ति अपने उच्च अधिकारी को विश्वास में लेकर के उससे ऊपर के अधिकारी से सीधा संपर्क कर सकता है। तो ये हेनरी फ्योल ने गैंगप्लैंक का फॉर्मूला दिया था। तो हेनरी फ्योल शास्त्रीय विचारक है और उन्होंने किस बात पे जोर दिया? उन्होंने कहा कि संगठन के अंदर कार्यकुशलता, मितव्ययता, ये चीजें हैं, ज़्यादा फोकस होनी चाहिए, मायने रखती है, और इसी कारण इसको प्रबंधन का जनक माना जाता है। 14 सिद्धांतों की हेनरी फ्योल ने बात की। तो ये हेनरी फ्योल का सामान्य परिचय है। ठीक है। इसके बाद में हम लूथर गुलिक और उर्विक की बात करते हैं। तो उर्विक ने 8 सिद्धांत दिए थे, लूथर गुलिक ने कहा लोक प्रशासन के अंदर 10 सिद्धांत है। और लूथर गुलिक ने पोस्ट कोर थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा लोक प्रशासन के अंदर क्या क्या काम आते हैं। तो पोस्ट कोर थ्योरी है, पोस्ट कोर थ्योरी बहुत ही काम की है। आपको लोक प्रशासन में चाहे प्रबंधन के काम पूछे, चाहे नेतृत्व के काम पूछे, चाहे संगठन के कार्य पूछे, चाहे प्रशासक के कार्य पूछे, आपके लिए रामबाण औषधि है। पोस्ट कोर में क्या होता है? पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, पीओ, एस से स्टाफिंग, कर्मचारियों की भर्ती, डी से डायरेक्शन, सीओ से कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। तो ये जो 7 कार्य हैं पोस्ट कोर गतिविधि, ये सब पर समान रूप से लागू हो सकते हैं, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो। तो लूथर गुलिक ने इस बात पे जोर दिया। और ये लूथर गुलिक है ना, लूथर गुलिक और उर्विक, ये यांत्रिक विचारधारा कह लो, शास्त्रीय विचारधारा कह लो, इंजीनियरिंग विचारधारा कह लो, बंद विचारधारा कह लो, इफिशियंसी पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, उत्पादन पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। तो ये 2 विचार, छोटे छोटा इंट्रोडक्शन हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं टेलर। टेलर दोस्तों, टेलर को आप यूँ समझो वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान किसी भी विषय को, बार बार कहता हूँ, किसी विषय को क्रमबद्ध आधारित, अनुसंधान आधारित, है ना, सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है, पर्यवेक्षण पर आधारित है, एक अनुभवमूलक विज्ञान है। तो ये की बात टेलर ने कहा कि काम जो कर रहे हैं संगठन के अंदर, काम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आना चाहिए। तो टेलर ने मिडवेल स्टील कंपनी के अंदर, बेथलेहम के अंदर प्रयोग किया। उन्होंने कहा भाई काम क्यों नहीं हो रहा? तो उसने कहा कि काम के अंदर आप एक विज्ञान विकसित करो, संगठन का विज्ञान विकसित करो। विज्ञान कैसे विकसित करो? कि कर्मचारियों को वैज्ञानिक आधार पर चयन करो, उनको वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षित करो, उनका काम का बंटवारा कर दो। मेंटल रिवोल्यूशन यानी मानसिक क्रांति, जिसमें सोच बदलो। सोच कैसे बदलो? कि श्रमिक की सोच अलग है, प्रबंधन की सोच अलग है। तो टेलर ने कहा मानसिक क्रांति पे जोर देने की जरूरत है, जिसमें प्रबंधक और श्रमिक दोनों एक दूसरे के कामों को विरोधी नहीं मानते, एक दूसरे के कामों को है ना अपना पूरक माने। तो टेलर ने कहा कि काम का बंटवारा कर दो। और जैसे मैंने बताया था, हेनरी फ्योल ने कहा था कि आदेश की एकता बहुत ज्यादा जरूरी है, 1 मैन 1 बॉस। तो आदेश की एकता क्या है? आदेश की एकता लोक प्रशासन का वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत किसी भी संगठन के अंदर काम करने वाले एक अधीनस्थ अधिकारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी के द्वारा निर्देश और आदेश मिलेंगे। टेलर ने कहा यह संभव नहीं है। किसी भी संगठन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, तो एक व्यक्ति काम का जानकार नहीं हो सकता। तो उसने कार्यात्मक विभेदीकरण यानी कार्यात्मक विशिष्टीकरण की बात कही। उसने कहा काम को बंटवारा कर दो। गैंग बॉस हो गए, स्पीड बॉस हो गए, रिपेयर बॉस हो गए, अनुशासन हो गए, अलग अलग जैसे काम के जो जानकार है उनको काम का बंटवारा कर दो। 1 मैन 1 बॉस की जो धारणा है, टेलर ने कहा सही नहीं है। ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, सेना के अंदर ऐसा होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। तो टेलर ने कहा विज्ञान का विकसित करो, काम का बंटवारा कर लो, वैज्ञानिक आधार पर चयनित कर लो, मेंटल रिवोल्यूशन की बात की, और काम का पूर्वानुमान कर लो। काम कैसे हो उसके लिए पहले से कार्य का समय कर लिया जाए, कार्य का मापन कर लिया जाए। तो इस तरीके से टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन की नींव रखी और कहा कि विज्ञान जो है उसका विकास करो। ये टेलर का जो चरण है ना, इसकी आगे चल करके एल्टन मेयो ने धज्जियां उड़ा दी थी, क्योंकि एल्टन मेयो ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो के अंदर प्रयोग किए थे और उन्होंने कहा था कि मनुष्य संगठन के अंदर जो काम करने वाला है ना, सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता। वो सिर्फ एक आर्थिक इकाई नहीं है, वो मशीन नहीं है, वो पुर्जा नहीं है जो सिर्फ पैसों के लिए काम करे। तो किसके लिए काम करता है ना? तो उसने बहुत सारे प्रयोग किए।
है ना, रिले असेंबली टेस्ट, जिसमें उन्होंने कहा कार्य की, जैसे टेलर कहता है कार्य की भौतिक परिस्थितियां बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो टेलर ने कहा नहीं ना, भौतिक परिस्थितियां मायने रखती है। आज संगठन के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी है उन्होंने अपने एक पैटर्न बना रखा है, एक इनफॉर्मल ढांचा होता है, अनौपचारिक संरचना होती है, जिसके तहत ही काम, जिनको मजदूरों को काम जितना करना है उतना ही वो काम करेंगे। और टेलर ने मनुष्य को एक तरीके से क्या माना, आर्थिक इकाई मान ली, मशीन मान ली। इसलिए एल्टन मेयो को मानववाद का जनक कहा जाता है, मानव संबंधों का जनक कहा जाता है। उसने कहा कि संगठन के अंदर काम करने वाले कर्मचारी क्या चाहते हैं उनसे सुनो, है ना, उनकी भागीदारी बढ़ाओ, उनको अच्छा नेतृत्व दो। तो ये एल्टन मेयो ने ये बात कही थी। वापस आते हैं, टेलर की बात करते हैं। तो टेलर ने क्या कहा, टेलर ने कहा कि मनुष्य जो है क्या कैसा है, एक संगठन के अंदर काम करने वाला इकाई है, और उसको प्रोत्साहन से, बोनस सिद्धांत से, बोनस लेकर के उसको काम करवाया जाता है। विभेदात्मक मजदूरी व्यवस्था की टेलर ने बात कही थी। टेलर ने कहा जो ज़्यादा काम कर रहे हैं उसको क्या करो, उसको अवार्ड दो, पुरस्कार दो, बोनस की बात कही, और जो कम कर रहा है उसको दंड की व्यवस्था की बात की थी। जैसा मैंने बताया अभी, आगे चल करके एल्टन मेयो ने इस धारणा का बहुत ज़्यादा खंडन किया था। तो दोस्तों दूसरे चरण के अंदर कौन हो गए, हेनरी फ्यूएल हो गए, लूथर गुलिक हो गए, उर्विक हो गए। एक दोस्तों मिस फॉलेट नाम की विचारक हुई है, ना तो वो शास्त्रीय विचारधारा पुराणों के अंदर आती है, ना नए के अंदर आती है। तो मिस फॉलेट के लिए कहा जाता है एक बीच की कड़ी है, वो एक बीच की कड़ी है। और मिस फॉलेट ने जो धारणाएं दी थी, बहुत अच्छी धारणाएं दी थी। उससे पहले कि जो शास्त्रीय विचारक है, और तो शास्त्रीय विचारक यानी कि पुराने विचारधारा और मानव संबंध विचारधारा, उनके बीच की कड़ी, उनको बीच का एक पुल बन गई मिस फॉलेट। तो मिस फॉलेट ने कुछ बातें कही, बहुत ही काम की बातें कही। उसने एक तो कहा कि संगठन के अंदर, जैसे एक विज्ञापन आता है दाग अच्छे हैं, तो मिस फॉलेट ने कहा संगठन के अंदर लड़ाई चीज़ें चलती रहनी चाहिए, इससे संगठन के अंदर अपनत्व बनता है। क्या बनता है, संगठन में अपनत्व होता है। तो उसने कहा कि संगठन के अंदर पुराने लोग, मैं उसको आदेश देता हूं, पहले ये मैं शैली नहीं चलेगी। क का जो पद है वो ख के पद को आदेश दे रहा है, मिस्टर राम गणेश को आदेश नहीं दे रहा। तो उसने कहा कि आदेशों का निर्व्यक्तिकरण कर दो, आदेशों का निर्व्यक्तिकरण कर दो, और जो आदेश है वो व्यक्ति से व्यक्ति की बजाय पद से पद को मिलना चाहिए। एक कलेक्टर एसडीएम साहब को निर्देशन दे रहे हैं, एक एसडीएम साहब जो है वो पटवारी जी को निर्देशन दे रहे हैं, न कि राम गणेश को निर्देश दे रहा है। तो मिस फॉलेट ने क्या कहा, मिस फॉलेट ने कहा कि जो आदेश है उनका निर्व्यक्तिकरण करो, और संगठन के अंदर जो तनाव है, संगठन में तनाव है, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया दोस्तों। 3 फॉर्मूले दिए थे उन्होंने। कहा संगठन के अंदर जब लड़ाई होती है 3 तरीके की बातें होती हैं। तो मैं इसको एक सास बहू के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक तो सास कहती है कि मैंने कर लिया भाई, फाइनल है, मैंने कह दिया, बहू को करना है, ठीक है। दूसरा होता है कि नहीं, बहू से कुछ तू झुके और कुछ मैं झुकती हूं। दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है, कुछ बहू झुके और कुछ मैं झुकती हूं, सास कहती है। तीसरा फॉर्मूला सबसे अच्छा जो मिस फॉलेट ने कही थी, उन्होंने कहा ना तुम झुको और ना हम झुकें। तो पहला फॉर्मूला एक होता प्रभुत्व, मैंने कह दिया। दूसरा होता समझौता, कुछ तुम झुको और कुछ हम झुकें। तीसरा होता इंटीग्रेशन, एकीकरण, ना तुम झुको ना हम झुकें। तो मिस फॉलेट ने कहा संगठन के अंदर ऐसे ही आदेशों के निर्व्यक्तिकरण की और एकीकरण की जरूरत है, जहां पे संगठन के अंदर कोई विरोधाभास नहीं है, कोई हितों के अंदर विरोधाभास नहीं है। हम सब किसके लिए काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो संगठन है वो सर्वोपरि है। इस तरीके की जो बात कही थी वो मिस फॉलेट ने कही थी। दूसरा चरण हो गया। तो दूसरे चरण के अंदर सिद्धांतों की बात कही दोस्तों, कि बहुत सारे लोक प्रशासन के पास में सिद्धांत है, और मैं समझाने के लिए बीच के अंदर दूसरा थिंकर भी ले लेता हूं ताकि आपको कोरिलेटेड कर सकूं, ठीक है। पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया। तीसरे चरण के अंदर यह कहा गया दोस्तों सिद्धांतों को झटका। शास्त्रीय विचारकों ने यह कहा था आपद सोपान के सिद्धांत होते हैं, आदेश की एकता जैसे सिद्धांत होते हैं, ये सिद्धांत हैं। तो इसमें हर्बर्ट साइमन नाम के विचारक आए, व्यवहारवादी विचारक थे। उन्होंने कहा कि पुराने जो लोक प्रशासन के जो विचारक हैं वो कहते हैं लोक प्रशासन में सिद्धांत है, सिद्धांत नाम की कोडी नहीं है। प्रोवर्ब जैसे मुहावरे होते हैं ना, तो मुहावरे वास्तव में सिर्फ साहित्यिक शब्द होते हैं, उनका निजी जीवन के अंदर वास्तव में उनका अस्तित्व नहीं होता। तो उन्होंने कहा लोक प्रशासन के जो सिद्धांत जिनकी बात कर रहे हैं दूसरे चरण में, वो सिर्फ मुहावरे हैं, वो सिर्फ लोकोक्ति है। और इस चरण के अंदर व्यवहारवादियों ने लोक प्रशासन के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी और कहा कि लोक प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है, हर सिद्धांत के अंदर आपस के अंदर कंट्राडिक्शन है, आपस में अंतर विरोध है। तो इस चरण के अंदर व्यवहारवादी विचारधारा की नींव रखी गई। और व्यवहारवादी विचारधारा की नींव के अंदर जब बात करते हैं तो प्रमुख जो नाम है वो है हर्बर्ट साइमन का। हर्बर्ट साइमन
दोस्तों मूल रूप से अर्थशास्त्री थे। उन्होंने लोक प्रशासन में अर्थशास्त्र का समावेश किया और उन्होंने कहा कि निर्णय जो लेना है, लोक प्रशासन का जो कोर पॉइंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है निर्णय लेना। प्रशासकों का जीवन ही ये निर्णय लेना, प्रशासन का मतलब ही है निर्णय लेना। तो फिर उन्होंने कहा निर्णय है क्या? तो उन्होंने कहा दो या दो से अधिक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना ही निर्णय है ना। तो फिर उसने कहा निर्णय क्या होता है? तो उसने कहा निर्णय दो चीजों का योग होता है। एक होता है निर्णय में तथ्य और एक होता है मूल्य। तथ्य क्या है कि 2+2 4 होते हैं, ये एक तथ्य होता है। मूल्य क्या है? मूल्य है कि अचानक आक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक आक्रमण फेल हो जाते हैं। तो ये जो आदर्श हैं, बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, तो ये क्या हो गया? वैल्यू हो गया, सुझाव हो गया। तो उसने कहा कि लोक प्रशासन जो है तथ्य और जो मूल्य है, दोनों का योग है। फिर हर्बर्ट साइमन ने कहा कि जो लोक प्रशासन में जो निर्णय है, दो तरीके के निर्णय होते हैं। एक प्रोग्राम निर्णय होता है, एक नॉन प्रोग्राम निर्णय होते हैं दोस्तों, ठीक है। नॉन प्रोग्राम निर्णय कैसे होते हैं? जैसे कि हनुमानगढ़ कलेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। उससे पहले जैसे कि बाढ़ आई हनुमानगढ़ के अंदर, तो पहले वाला जो कलेक्टर साहब है उनको पता है कि बाढ़ प्रबंधन कैसे किया, स्टाफ है उनको पता कैसे है। तो ये प्रोग्राम निर्णय है, पहले से जो उपलब्ध जो सूचना है उनका प्रयोग किया जा सकता है, तो वो निर्णय प्रोग्राम निर्णय होते हैं। अब नॉन प्रोग्राम, जैसे कि कोरोना चल रहा है ना, तो हनुमानगढ़ कलेक्टर साहब को पता नहीं है, क्योंकि किसी कलेक्टर साहब को पता नहीं, तो बिल्कुल नई समस्या है। तो ये समस्या कैसी हो गई? नॉन प्रोग्राम्ड समस्या हो गई। तो हर्बर्ट साइमन ने कहा कि निर्णय दो तरीके के होते हैं, प्रोग्राम निर्णय और नॉन प्रोग्राम निर्णय। फिर उस निर्णय ने कहा कि निर्णय के अंदर हर्बर्ट साइमन कहता है कि निर्णय 3 चरण है ना। जैसे हम सबसे पहले बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या डॉक्टर पूछता है क्यों, क्या, किस लिए, कैसे बीमारी हो गई, ये तो डॉक्टर लेवल की बात है। तो सबसे पहले तो हमें पता करना है कि भाई हमें बीमारी है, समस्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो क्या होता है? बौद्धिक अन्वेषण, चीज देखी जाती है ना। बीमार हो गए, अब ये सोच रहे हैं कि भाई क्या करें, एलोपैथी के पास में जाए, होम्योपैथी के पास में जाए, किस डॉक्टर के पास में जाए, तो ये अन्वेषण है। दूसरा होता है डिजाइन, उसमें हम कर लेते हैं कि नहीं भाई ठीक है, ये विकल्प है, ये पहले 100 विकल्प है, फिर 2 विकल्पों या 3 विकल्पों पे, कुछ विकल्पों पे विचार करते हैं, ठीक है। फिर उनमें से एक विकल्प का चयन कर लेते हैं। तो बौद्धिक अन्वेषण हो गया, फिर डिजाइन हो गया और फिर चयन हो गया। तो हर्बर्ट साइमन ये कहता है कि निर्णय की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों के अंदर होती है। बौद्धिक अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, बौद्धिक अन्वेषण, जांच की जाती है, फिर विभिन्न डिजाइन, विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जाता है, फिर अंत के अंदर एक जो विकल्प है उसका चयन कर लिया जाता है। तो ये हर्बर्ट साइमन है। फिर हर्बर्ट साइमन ने कहा कि निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें सब लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कि जो उच्च अधिकारी जिसको निर्णय लेना है उसके पास में समय की भी कमी है, उसके पास में हर चीज़ का ज्ञान भी नहीं हो सकता, और सबको मानव स्वभाव संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता। तो हर्बर्ट साइमन या आर्थिक मानव की जगह प्रशासनिक मानव की बात करते हैं, वो कि बहुत अधिक संतुष्टि के बजाय पर्याप्त रूप से संतुष्टि और ठीक ठाक संतुष्ट हो जाए तो अच्छा है। तो इस तरीके से हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन में व्यवहारवादी विचारधारा का प्रतिपादन करते हुए निर्णय प्रक्रिया की नींव रखी, और 1978 के अंदर, 1978 के अंदर हर्बर्ट साइमन को निर्णय प्रक्रिया के लिए, इस मॉडल के लिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो दोस्तों, लोक प्रशासन को संक्षिप्त में समझाने का ये वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, और आप मुझे बताइए राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को लेकर के आपके मन में क्या शंकाएं, क्या आशंकाएं और क्या सवाल है। मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।